हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज पॉलिटी की हमारी जो क्लास है 11th क्लास होने वाली है और जो टॉपिक है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी और एडवोकेट यानी कि महाधिवक्ता। ठीक है, तो आज ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे और चलिए देख लेते हैं आज का जो है क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए, जो महान्यायवादी होती हैं, ये महान्यायवादी जो है संघ के यानी कि सेंटर के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो सेंटर में सरकार होती है उसके लिए, और जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्य के होते हैं। क्लियर? तो सिर्फ यही दोनों फर्क है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो देखते हैं अनुच्छेद 76, ठीक है, 76 में, जो अनुच्छेद 76 में हमको बताया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी कि महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, उनके पद की व्यवस्था दी गई है। यानी कि जो अनुच्छेद 76 है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको जो मिलेगा, महान्यायवादी के पद की व्यवस्था कैसे की जाती है, उनके पूरे बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, जो आर्टिकल है 76 है। क्लियर? आगे देखते हैं, वह देश के जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ये पूरे देश के, मतलब देश के सबसे सर्वोच्च कानून अधिकारी माने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, महान्यायवादी की नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको नॉमिनेट करते हैं। जो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को बोलती है कि इस व्यक्ति को जो है आप महान्यायवादी नियुक्त करिए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है सेंटर में, उसके कहने के बाद राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। आगे देखते हैं, जो उनमें योग्यताएं हैं, महान्यायवादी की जो योग्यताएं हैं, उनमें वही योग्यताएं आवश्यक होना जरूरी है जो किसी भी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या उसके पद पे जो बने रहने के लिए व्यक्ति होते हैं, उन सब की एक समान होती है। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश जो होते हैं, उनको जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, वही सेम क्वालिफिकेशन इसको चाहिए महान्यायवादी को। ठीक, अगर आपको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, वो होते हैं न्यायाधीश होते हैं, उनको कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में, अगर ये नहीं पता है तो आप मेरी जो है सुप्रीम कोर्ट की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या फिर मैं आई बटन में उसका जो है लिंक दे दूंगा। ठीक, तो आप जाके देख लीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि अनुच्छेद 76 में जो है हमें महान्यायवादी के बारे में दिया गया है, और हमने देखा कि जो उसको क्या बोलते हैं, कानून का जो पूरे देश का जो है सर्वोच्च कानून अधिकारी माना जाता है। और तीसरा हमने देखा कि उसको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और तीसरा हमने देखा कि उसके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, योग्यता कौन सी होनी चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, सेम वही इसको भी चाहिए। क्लियर? महान्यायवादी के कार्यकाल जो है संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किए गए हैं, यानी कि इसका जो कार्यकाल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह निश्चित नहीं किया गया है या फिर तय नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि कितने वर्षों तक यह काम कर सकता है। हालांकि ये जो है प्रेसिडेंट के ऊपर तय किया गया है, प्रेसिडेंट के ऊपर तय रहता है। आगे देखते हैं, संविधान में उसको हटाने के लिए कोई मूल जो व्यवस्था नहीं बनाई गई है, यानी कि उस व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए, यानी महान्यायवादी जो है उसको पद से हटाने के लिए कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विस्तार से मूल व्यवस्था नहीं बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगर उसको लगता है कि मैं अपने पद से मुक्त होना चाहता हूँ, तो वह अपना जो है त्यागपत्र प्रेसिडेंट को कभी भी दे सकता है। इसका मतलब कि जो महान्यायवादी होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देंगे,
राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। क्लियर। परंपरा यह है कि जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टरी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अगर वह पूरा भंग हो जाए, उसको हटा दिया जाए, तो जो हमारे ये होते हैं महान्यायवादी होते हैं, उनको त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके कहने पे, उसी के कहने पे, अनुरोध करने पे जो है प्रेसिडेंट किसी को भी महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही बताया गया है कि परंपरा यह है कि जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर त्याग पत्र दे दें या उसे बदल दिया जाए, ठीक है, यानी कि सरकार जब बदल जाए तो उसे क्या करना होगा, महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है सरकार की सिफारिश से की गई है। समझ में आई बात। इतना हमने देख लिया महान्यायवादी के बारे में कि उसको कौन से आर्टिकल में आता है, 76 में प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसको जो है कानून का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है, और उस अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। और उसको कभी भी उसको जो है मूल व्यवस्था नहीं बताई गई है कि उसको हटाने के लिए किस प्रकार हटाया जाएगा, या फिर उसका जो कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। इतना हमने देखा। अब हम देखते हैं उसके कार्य और शक्तियां, यानी कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन सी जो है पावर्स है उनके पास। तो सबसे पहले देखते हैं, वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हो। यानी कि जो राष्ट्रपति किसी विधि को बताते हैं या सलाह देते हैं, तो उसी विधि को जो है गवर्नमेंट को बताने का इसका कार्य होता है। यानी कि जो सरकार होती है, भारत सरकार को, वह विधि संबंधित ऐसे विषयों पे बताए जो राष्ट्रपति के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए हों, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति जो देते हैं उन सभी विधि और कर्तव्यों का इसको पालन करना अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वहन करना, ठीक। आगे, वह भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें सरकार की ओर से पेश होता है। यानी कि ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये जो सरकार होती है उसके वकील, अधिवक्ता होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को किसी के अगेंस्ट कोई केस लड़ना है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से यह जो है अपना पेशी देंगे उच्चतम न्यायालय में। समझ में आई बात। संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 143, उसके तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, ये जो है राष्ट्रपति के लिए भी अपना कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से आर्टिकल है, अनुच्छेद 143 के तहत इनको यह पावर दी गई है। सरकार से संबंधित किसी मामलों में उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट होता है उसमें सुनवाई का अधिकार है। यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ये दोनों में सुनवाई कर सकते हैं भारत सरकार की ओर से, ठीक है। भारत सरकार और जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी तरफ से ये इनको सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, या फिर कोई भी जो कोर्ट हुआ, अन्य कोर्ट हुआ, उन सभी में जो है ये भारत सरकार की तरफ से और प्रेसिडेंट की तरफ से सुनवाई करने का इनको अधिकार प्राप्त है, ठीक। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों, जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों में इनको बैठने का अधिकार है और हिस्सा लेने का भी अधिकार है, पर उसमें जो है अपना मत नहीं दे सकते, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, बोलने और कार्यवाही भाग लेने का इनको अधिकार है। सदनों की संयुक्त बैठक में बिना मत, ठीक है, मताधिकार के बगैर, यानी कि मत नहीं कर सकते हैं, उसमें सुनवाई कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वह मत नहीं कर सकते, ठीक है। इतना इनका शक्ति और कर्तव्य होते हैं। तो हमने देखा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी के बारे में। तो इनके जो मुख्य कार्य क्या होते हैं कि जो हमारी सरकार होती है, जो हमारी संघ सरकार होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है,
उसके तरफ से ये केस लड़ते हैं और पूरे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे अगले जो आते हैं महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ, ठीक है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होते हैं ये स्टेट के लिए काम करते हैं और स्टेट के द्वारा ही इनको नियुक्त किया जाता है। तो इनका जो है अनुच्छेद 165 में जो है इनके बारे में बताया गया है, यानी कि हम जब अनुच्छेद 165 पढ़ेंगे तो हमको किसके बारे में मिलेगा, महाधिवक्ता की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यहाँ देखते हैं यह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। समझ में आई बात। यह जो है जो हमारे महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, ये जो है राज्य के जो कानून होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। यानी कि जो हमारे महान न्यायवादी थे वह जो है पूरे संघ के यानी कि सेंटर के जो सर्वोच्च कानून अधिकारी थे और यह राज्य के, ठीक, महाधिवक्ता जो हैं राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी माने जाते हैं। आगे देखते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के। राज्यपाल जो है गवर्नर हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हमने देखा कि जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही थी, प्रेसिडेंट के, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसलिए की जा रही थी क्योंकि वह जो है संघ के थे यानी कि सेंट्रल के थे और यह जो है स्टेट के हैं, इसलिए इनको जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, वही योग्यताएं जो है इनके अंदर भी यानी कि महाधिवक्ता के अंदर भी होनी चाहिए। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, जैसे कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उनके भी कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, उसी प्रकार जो महाधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं, इनके भी कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में इसको भी हटाने का कोई वर्णन नहीं बताया गया है। ठीक है, सेम पॉइंट है, एग्जैक्ट वही है, सिर्फ ये है कि ये जो स्टेट के लिए कार्य करते हैं और वह जो है सेंटर के लिए काम करते हैं। आगे देखते हैं, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है और उसको हटाने के लिए भी कोई व्यवस्था या फिर वर्णन या विस्तार नहीं बताया गया है। वह अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को देंगे। ठीक, ये अपना जो है त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे किसको देंगे, वह जो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को देंगे। वह त्यागपत्र जो है यहाँ वह त्यागपत्र सौंप सकते हैं जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र रहती है, अपना त्यागपत्र दे देती है और पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्र सरकार की सलाह पे की जाती है। इसी तरह सेम वही पॉइंट है, यानी कि जब त्यागपत्र ये दे सकते हैं, ठीक है, किसको, राज्यपाल को, या फिर ये इनको अपना त्यागपत्र कब देना होगा, जब मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वह भंग की जाती है, उस समय इनको अपना त्यागपत्र देना होगा। अब देखते हैं इनके कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं। ठीक है, जो कौन कौन से पावर्स हैं या फिर कार्य हैं। वह सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा दी गई हो। इनका भी कार्य यह है कि जो राष्ट्रपति देते हैं उन्हीं को राज्य सरकार को उस पर सलाह दे। ठीक, आगे देखते हैं, विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा इनको दिए गए हैं। राज्यपाल द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं या विधि संबंधी ऐसे कार्य दिए जाते हैं उनका इनको पूरा जो है पालन करना पड़ता है। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वाह करना होता है। ठीक, वह अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय में सक्षम सुनवाई का अधिकार है। इनको जो है जो राज्य सरकार होती है उसके तरफ से जो हाई कोर्ट होता है उसमें इनको सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल जो लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है,
दोनों में, दोनों सदनों, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा में इनको बैठने का, बोलने का और हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसमें वोट नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए अधिकृत किया गया है बिना मत अधिकार, यानी कि मत नहीं दिया जाता, इनको मत देने का अधिकार नहीं है। इनको अभी मैंने बताया कि मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का और बैठने का और भाग लेने का उसमें इनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार जो वोट नहीं कर सकते, उसे वे सभी विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। ठीक है, जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं, उन्हीं के उनको जितना पेंशन मिलता है या फिर जो भी विशेष अधिकार प्राप्त है, सेम वही इनको भी मिलते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि जो है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अब दोनों को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना आवश्यक है शेयर करिए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।